ये कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की। नाम था मोरगांव। यहाँ हर सुबह सूरज के साथ लोग उठते और हर शाम मिट्टी की खुशबू में घुल जाती। जहाँ सखाराम नाम का एक सीधा सादा आदमी अपना छोटा सा ढाबा चलाया करता था। उसके ढाबे की तंदूरी बिरयानी इतनी मशहूर थी कि गांव से लेकर शहर तक लोग खाने आते थे। कहते हैं उसके हाथों का स्वाद कोई भूल नहीं सकता था। सखाराम बिरयानी बनाना शुरू करता है और साथ ही अपने बेटे श्याम को भी सिखाता है कि बिरयानी में स्वाद कैसे लाया जाए। जरा दही और मसाला इधर दे, आज बिरयानी में थोड़ा और तड़का लगाना है। कल पटेल साहब बोले थे, सखाराम तेरी बिरयानी खाए बिना तो दिन अधूरा लगता है। हाँ पिताजी, देता हूँ। पर पिताजी, क्या मैं कभी आपके हाथों जितनी लजीज बिरयानी बना पाऊंगा? वो तो तुम्हारे ऊपर है, तुम कितनी ध्यान से देखते हो जब मैं बिरयानी बनाता हूँ। मैं तो पूरे मन से बिरयानी को बनते हुए देखता हूँ और मुझे तो उसी वक्त खाने की इच्छा होती है पिताजी। तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो बेटा। उसे भी बिरयानी की खुशबू इतनी पसंद थी कि वो बनते बनते ही बिरयानी खा जाती थी। तुम दोनों में बहुत समानता है। तो चलो बनाते हैं स्पेशल तंदूरी चिकन बिरयानी। सखाराम अब चिकन तंदूरी बिरयानी बनाने लगता है और साथ ही अपने बेटे को भी सिखाता है। कुछ ही घंटों में सखाराम बिरयानी बना लेता है। लो, अब तैयार है सखाराम की स्पेशल चिकन तंदूरी बिरयानी। अब देखना गांव वाले कैसे खुशबू से ही खींचे चले आएंगे। सभी गांव वाले सखाराम के ढाबे के सामने चिकन तंदूरी बिरयानी की राह देख रहे थे। अरे, आ गई स्पेशल तंदूरी चिकन बिरयानी। एक बार खाओगे तो बार बार वापस आओगे। अरे सखाराम, जल्दी ला भाई बिरयानी। अब तो बिल्कुल सब्र नहीं होता, नहीं तो बिरयानी की खुशबू से ही पेट भर जाएगा हमारा। अरे हाँ सखाराम, जल्दी से बिरयानी दे ताकि बिरयानी खाकर मैं जोर शोर से काम कर सकूं। हाँ बेटा, जल्दी ला बिरयानी। मेरी पोती शहर से आई है खास तेरे हाथों की तंदूरी बिरयानी खाने के लिए। अरे देता हूँ, आप सभी के लिए ही तो बनी है ये बिरयानी। अरे श्याम, जल्दी जल्दी सबको एक एक प्लेट बिरयानी लगा। अब शाम सबको एक एक प्लेट बिरयानी बांटने लगता है और सब लोग मजे से चिकन तंदूरी बिरयानी का स्वाद चखते हैं। एक तरफ गांव में सखाराम की तंदूरी बिरयानी लोगों को बहुत पसंद आ रही थी, पर गांव में पाटिल साहब नाम के मुखिया थे जो सखाराम से बहुत जलते थे। अरे पाटिल साहब, उठिए, क्या घोड़े बेचकर सो रहे हैं आप? वो सखाराम का ढाबा तो कुछ ज्यादा ही चलने लगा है। अब हमें कुछ तो करना ही होगा। अरे मंगूस, अब मैं घोड़े बेचकर कैसे सो जाऊं? मेरे पास तो घोड़े ही नहीं हैं। मेरा नाम मंगूस नहीं, मगन लाल है। आपको कितनी बार बोलूं? और मजाक थोड़ा साइड में करो और सखाराम की ओर ध्यान दो। सखाराम की तंदूरी बिरयानी लोगों की एक वक्त की भूख बन गई है। हमें उस भूख को दूसरी तरफ खींचना होगा, तभी सखाराम के ढाबे से लोगों की भीड़ हटेगी। तो ऐसा क्या करें जिससे लोग उसके ढाबे पर जाना बंद कर दें? हमें सखाराम को किसी भी तरह बिरयानी बनाने से रोकना होगा। अगर सखाराम 5-6 दिन भी बिरयानी नहीं बनाएगा तो लोग उसके ढाबे को भूल जाएंगे। पर सखाराम रोज बिरयानी बनाता है, तो फिर हम उसे 5 दिन कैसे बिरयानी बनाने से रोकेंगे? अरे बेवकूफ, अब ये भी मैं ही बताऊं तो तुम किस काम के हो जासूस? जल्दी से कोई योजना बनाओ जिससे सखाराम बिरयानी ना बना सके। मुखिया जी और मगन लाल सखाराम को बिरयानी बनाने से रोकने के लिए कुछ न कुछ योजना बनाने लगते हैं। कुछ सोचो मगन लाल, सखाराम को बिरयानी बनाने से कैसे दूर रखें? तभी मगन लाल को गांव के तांत्रिक बाबा दिखाई देते हैं और मगन लाल उनके पास जाता है। बोलो बेटा, क्या परेशानी है तुम्हें? मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। बाबा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, गांव के मुखिया जी को परेशानी है। कैसी परेशानी है मुखिया जी को? किसी को वश में करना है क्या? मेरे पास हर परेशानी की जड़ी बूटी है। नहीं बाबा, किसी को वश में नहीं करना है, बस ऐसी कोई जड़ी बूटी चाहिए जिससे सखाराम कुछ समय के लिए काम ना कर पाए। मेरे पास ऐसी जड़ी बूटी है जिसे अगर कोई ले ले
तो आदमी 4-5 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाता। फिर तो काम हो जाएगा समझो। मुखिया जी ये सुनकर बहुत खुश होंगे। जल्दी से वो जड़ी बूटी दो बाबा। तांत्रिक बाबा मगनलाल को वो जड़ी बूटी देते हैं। मगनलाल वो जड़ी बूटी लेकर भागते भागते हुए मुखिया जी के पास पहुंचता है। अरे मंगू, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी जल्दी जल्दी भागते हुए क्यों आए? ये देखिए मुखिया जी, हमें सखाराम को रोकने का तरीका मिल गया है। ऐसा क्या है पोटली में जो सखाराम को बिरयानी बनाने से रोक सकता है? इस पोटली में जड़ी बूटी है जो सखाराम को 5 दिन तक बिस्तर पर लेटकर रखने पर मजबूर कर देगी। मैं ये जड़ी बूटी तांत्रिक बाबा से लाया हूँ और ये जड़ी बूटी जरूर काम करेगी। अरे वाह मंगू, तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया है। जब सखाराम 5 दिन तक बिरयानी नहीं बनाएगा तब हमारा ढाबा जोरों शोरों से चलेगा। बस देखना तुम। पर एक दिक्कत है मुखिया जी, ये जड़ी बूटी सखाराम को खिलाने के लिए कैसे योजना बनाए? उसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। यहाँ से अब मैं संभाल लूंगा कि ये जड़ी बूटी सखाराम तक कैसे पहुँचानी है। तुम बस आज शाम को बाजार में मेरे साथ आओ, वहाँ पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। मुखिया जी और मगनलाल दोनों ने मिलकर सखाराम के खिलाफ जाने की योजना बनाई। दूसरी तरफ सखाराम पूरे मन लगन से बिरयानी बनाकर लोगों में प्यार बांट रहा था। अरे श्याम, बहुत सारी सब्जियां लानी है, तो तुम आज शाम बाजार जाकर सारी सब्जियां ले आना। हाँ पिताजी, और वो चिकन वाले का हिसाब भी करना है, वो भी करके लाना पड़ेगा। सखाराम काका, जल्दी से मुझे 3 प्लेट तंदूरी बिरयानी पैक करके दीजिए। मुझे माफ करना बेटा, पर अभी अभी सारी बिरयानी खत्म हो गई है, लेकिन तुम कल सुबह जल्दी आना तो तुम्हें बिरयानी मिल जाएगी। शाम होते ही सखाराम का बेटा सब्जियां लेने के लिए बाजार जाता है। अरे मुखिया जी, हम इस बाजार मंडली में क्या करने आए हैं? वो पोटली का क्या करना है ये तो बताइए। मंगू, तू थोड़ा धीरज रखना, कब सीखेगा? सुन, थोड़ी देर में यहाँ सखाराम का बेटा आएगा तो हमें उसे जाल में फंसाना है। पर सखाराम का बेटा हमारी मदद कैसे करेगा? वो तो उसका बेटा ही है ना। चुप हो जा मंगू, वो देख पीछे से सखाराम का बेटा आ रहा है। अब तू साइड में हो जा, मैं उससे बात करके आता हूँ। अरे श्याम, कैसे हो तुम बेटा? तुम्हारे पापा ने मुझे एक काम दिया था। उन्हें एक दवा चाहिए थी जिससे उनका पेट थोड़ा कम हो सके। ये लो, इसमें वो दवा है। इसे सखाराम को पानी में मिलाकर दे देना, कुछ ही दिनों में इसका असर दिखने लगेगा। पर मुखिया जी, पिताजी ने मुझे इस दवाई के बारे में तो बताया ही नहीं, और उन्हें इसकी जरूरत क्यों है? अरे बेटा, सखाराम ने सिर्फ मुझे ही बताया है, और ये पोटली में से तुम थोड़ी सी दवा पानी के साथ सखाराम को दे देना बस। पर उसे ये पता नहीं लगना चाहिए कि ये दवा है। श्याम मुखिया जी की बात मानता है और जड़ी बूटी की पोटली अपने पास रख लेता है। अगली सुबह सखाराम सो रहा था। उसका बेटा श्याम उसे जगाने आया, लेकिन सखाराम की तबीयत ठीक नहीं थी। वो खांस रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसे उठने की ताकत भी नहीं थी। श्याम, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है बेटा। ऐसा करना, मैंने तुम्हें बिरयानी बनाना सिखाया ही है ना, तो तुम आज के दिन बिरयानी बना लो। ठीक है पिताजी, आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं आज बिरयानी बना लूंगा। इतना कहकर श्याम बिरयानी बनाने के लिए रसोई घर जाता है। पिताजी अचानक कैसे बीमार पड़ गए? कल मुखिया जी ने मुझे एक दवा दी थी, वो तो मैंने पिताजी को दी ही नहीं। शायद अब मुझे वो दवा देनी चाहिए, लेकिन वो दवा तो पेट कम करने के लिए है। फिलहाल नहीं देता वो दवा, पहले ही पिताजी बीमार है, नहीं तो और ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे। श्याम अब चिकन तंदूरी बिरयानी बनाने की तैयारी में लग जाता है। थोड़ी ही देर में श्याम बिरयानी बना लेता है, पर इस बार बिरयानी श्याम ने बनाई थी, इसलिए उसकी खुशबू गांव तक नहीं पहुंची और आज ढाबे पर उतनी भीड़ भी नहीं हुई। श्याम, सखाराम कहाँ है भाई? और आज बिरयानी की खुशबू भी नहीं आ रही। बिरयानी सखाराम ने ही बनाई है ना? पिताजी की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है काका, इसलिए आज मैंने बिरयानी बनाई है। श्याम, मुझे बिरयानी दे दे, आज बहुत भूख लगी है और जल्दी से काम पर भी जाना है। श्याम सबको बिरयानी परोसता है, लेकिन श्याम द्वारा बनाई हुई बिरयानी किसी को भी अच्छी नहीं लगी। श्याम, ये बिरयानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है भाई। तुमने ये कैसी बिरयानी बनाई है? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। सखाराम के हाथों में तो जादू है, जादू।
वो जो बिरयानी बनाता है उसकी खुशबू से ही मन भर जाता है। जब तक सखाराम ठीक नहीं हो जाता तब तक हम बिरयानी खाने के लिए यहाँ नहीं आएंगे। सभी लोग बिरयानी खाए बिना ही ढाबे से चले जाते हैं। ये देखकर श्याम को बहुत दुख हुआ। ये है मुखिया जी का ढाबा। इस ढाबे पर ज्यादा लोग नहीं आते क्योंकि सखाराम का ढाबा जोरों शोरों से चलता था, इसलिए मुखिया जी के ढाबे पर कोई नहीं आता था। कब तक ऐसे चलता रहेगा मुखिया जी? हमारे ढाबे पर तो कोई आने का नाम ही नहीं लेता। अगर ऐसा ही रहा तो ढाबा बंद करना पड़ेगा। जब तक सखाराम बिरयानी बनाना बंद नहीं करता तब तक हमारा ये ढाबा नहीं चलेगा। आपने तो वो जड़ी बूटी शाम के हाथों भिजवा दी, पता नहीं उसने वो जड़ी बूटी सखाराम को खिलाई भी या नहीं। इससे अच्छा तो मैं ही उसका कोई जुगाड़ कर लेता। तभी मुखिया जी के ढाबे के सामने कुछ गांव वाले आते हैं। देख मंगल, लोग आने लगे हैं हमारे ढाबे पर। इसका मतलब है सखाराम अब बिरयानी नहीं बनाएगा। लगता है श्याम ने उसे जड़ी बूटी दे दी। अब हमारा ढाबा जोरों शोरों से चलेगा। गांव में सखाराम बिरयानी नहीं बना रहा था, इसलिए गांव के लोग अब मुखिया जी के ढाबे पर आने लगे थे। सखाराम कुछ ज्यादा ही बीमार हो गया था, इसलिए पिछले 3-4 दिनों से श्याम ही बिरयानी बना रहा था। गांव वालों ने ठान लिया था कि जब तक सखाराम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तब तक वे उसके ढाबे पर नहीं आएंगे। श्याम रोज बिरयानी बनाता, लेकिन ढाबे पर खाने के लिए कोई भी नहीं आता था। पर दूसरी तरफ मुखिया जी का ढाबा जोरों शोरों से चल रहा था। अब सारे गांव वाले मुखिया जी के ढाबे पर जाने लगे थे। कुछ दिनों बाद सखाराम उठा। अब उसे पहले से बेहतर महसूस हो रहा था। पिताजी, आप उठ गए। अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बेटा, अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है। कई दिनों से मैं बिस्तर पर ही लेटा रहा। अब जल्दी से बिरयानी बनाने में मेरी मदद करो। मुझे बिरयानी बनाए हुए कई दिन हो गए हैं। पिताजी, जब से आप बीमार हुए थे तब से मैं ही बिरयानी बना रहा था, लेकिन गांव वाले हमारे ढाबे पर नहीं आते थे। वे सब मुखिया जी के ढाबे पर जाने लगे थे। लगता है अब हमारा ढाबा नहीं चलेगा। अगर ऐसा है तो कुछ दिनों के लिए हम अपना ढाबा बंद रखते हैं। मैं कुछ नए व्यंजनों के बारे में सोचूंगा। अगर लोग अब हमारी बिरयानी पसंद नहीं कर रहे हैं तो हमें कोई नई डिश लानी पड़ेगी। ठीक है पिताजी, मैं भी किसी नई डिश के बारे में सोचता हूँ। शाम, मैं जरा गांव होकर आता हूँ। कई दिनों से मैंने गांव देखा नहीं है। इतना कहकर सखाराम घर से निकलता है। अब तुम्हें क्या बताऊं, मेरा खेत दिखने में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन खेत में डालने के लिए पानी ही नहीं है। मेरे भी यही हाल है पप्पू। मेरे खेत में भी पानी की वजह से कोई अनाज ठीक तरह से पिक ही नहीं पा रहा है। अरे ये तो सखाराम है ना? सखाराम, कहाँ जा रहे हो भाई? इधर तो आओ। अरे पप्पू और रामलाल, तुम दोनों में क्या बातचीत चल रही है? सखाराम, कैसे हो भाई? श्याम ने बताया था कि तुम बीमार थे। अब तुम्हारी सेहत कैसी है? हाँ, अगर तुम्हारी सेहत ठीक हो गई है तो जल्दी से अपना ढाबा खोलो और फिर से बिरयानी बनाने लगो। तुम्हारे हाथों की बिरयानी खाए हुए कितने दिन हो गए? हाँ, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं बिरयानी नहीं बनाऊंगा। श्याम ने बताया कि अब गांव में मुखिया जी का ढाबा चलता है। सखाराम, बात ऐसी नहीं है। तुम बीमार थे, इसलिए ही सारे गांव वाले मुखिया जी के ढाबे पर जाते थे। इसमें तुम्हारी बिरयानी की कोई गलती नहीं है। तुम फिर से चिकन तंदूरी बिरयानी बनाना शुरू करो। जब तुम बिरयानी बनाओगे तो उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाएगी। फिर देखना गांव वाले कैसे तोड़कर तुम्हारे ढाबे पर आएंगे। पप्पू और रामलाल की बातें सुनकर सखाराम को बहुत हिम्मत मिली और उसने ठान लिया कि वो फिर से चिकन तंदूरी बिरयानी बनाएगा। अगली सुबह से ही सखाराम बिरयानी बनाने की शुरुआत करता है। जहां मुखिया जी का ढाबा जोरों शोरों से चल रहा था, तभी गांव वालों को सखाराम की बनाई हुई बिरयानी की खुशबू आने लगी और गांव वाले एक एक करके मुखिया जी के ढाबे से निकल पड़े सखाराम के ढाबे की तरफ। सखाराम ने थोड़ी ही देर में चिकन तंदूरी बिरयानी बना ली और उसे गांव वालों के साथ बांटने की तैयारी की। गांव वाले सखाराम की चिकन तंदूरी बिरयानी का इंतजार कर रहे थे और थोड़ी ही देर में सखाराम बिरयानी लेकर आता है और सबको एक एक प्लेट देता है। सारे गांव वाले मजे से चिकन तंदूरी बिरयानी का लुत्फ उठाते हैं। सखाराम ने हार नहीं मानी।
मुश्किलें आई, लोग डगमगाए, पर उसने मेहनत और लगन से अपने कर्म पर विश्वास रखा। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि जो व्यक्ति अपने काम से सच्चा प्यार करता है उसे कोई नहीं रोक सकता।